हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं झारखंड बोर्ड में आने वाले 2 नंबर वाले सवाल। और आज जो आपका सब्जेक्ट मैं यहाँ पे लाया हूँ दोस्तों, वो है आपका जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। ठीक है ना। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपको जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लाया हुआ है आज, वो जैक बोर्ड से संबंधित इंपॉर्टेंस वाला लोग यहाँ बात करेंगे बायोलॉजी से। ठीक है ना, जो कि आपका क्लास 10th के बोर्ड में आने वाले हैं। ठीक है, ये आपका हिंदी मीडियम का वीडियो है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको एकदम ध्यान से देखेंगे, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना। इस सवाल को, जितना भी सवाल मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, एक एक करके हम लोग पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 करके डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज वीडियो का यहाँ पे पहला पार्ट है। ठीक है ना। आज हम लोग इसमें करीब करीब जो है 10 से 11 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और सारे के सारे जो सवाल है दोस्तों, यहाँ पे 2 नंबर वाले सवाल है। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज करीब 10-11 क्वेश्चन हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहूंगा कि आपका जो झारखंड बोर्ड का जो पैटर्न है, ठीक है ना, उसको आप सबसे पहले यहाँ पे आप देख लेंगे। ठीक है, तो झारखंड बोर्ड का जो दोस्तों यहाँ पे पैटर्न आपका आज होने वाला है, उसको मैं यहाँ सबसे पहले आपको आज समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से देखिए आप कि झारखंड बोर्ड में टोटल यहाँ पे साइंस में आपका सब्जेक्टिव के लिए 19 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 1 से लेकर 7 क्वेश्चन जो होगा, और फिर 8 से 14 तक, और फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो 15 से लेकर 19 तक ऐसा सवाल रहेगा। तो 1 से लेकर जो 7 तक दोस्तों होगा, ये आपका 2 नंबर वाले सवाल रहेंगे। और 8 से लेकर जो 14 तक वाला जो होगा, आपका 3 नंबर वाला सवाल रहेगा। ठीक है ना। और 15 से लेकर 19 तक जो होगा, वो आपका 5 नंबर वाला सवाल होगा। तो 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर सब्जेक्टिव में ऐसा पूछा जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आप यहाँ पे 7 क्वेश्चन में 1 से 7 तक में किसी 5 का आपको आंसर देना है, तो 5 दूना का 10 नंबर हो गया। 8 से 14 में किसी आपका 5 का जवाब देना है, तो 5 दिया, यहाँ भी आपका 15 हो गया। ठीक है ना। और यहाँ पे 15 से 19 में 5 नंबर वाला सवाल है, उसमें से किसी 30 नहीं, किसी 3 का जवाब देना है, तो 5 दिया, कितना हो गया यहाँ पे 15 नंबर। तो 15 15 30 और 10 कितना हो गया 40 नंबर। तो आप पेपर समझ चुके होंगे कि आपका टोटल यहाँ पे 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा सब्जेक्टिव में। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव के लिए पहले से साइंस का वीडियो अपलोडेड है। आज मैं यहाँ पे जो स्टार्ट कर रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको छांट कर मैं नोट से शेयर करूंगा। ठीक है दोस्तों, कि आपको कितना एग्जाम में लिखना है कि मार्क्स आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि आपके पास जो है 40 नंबर मैंने यहाँ बता दिया हुआ है। एक एक करके हम लोग लाएंगे, 2 अंक वाले प्रश्न, 3 अंक वाले, 4 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, सब लाएंगे। तो आज यहाँ पे जो दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूंगा, वो बात करूंगा 2 अंक वाले आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, 2 मार्क्स वाले सवाल का जरूर डिस्कस करेंगे। और अलग अलग पार्ट में इसका भी लाऊंगा। फिर 3 मार्क्स के लिए अलग से वीडियो आएगा, 5 मार्क्स के लिए अलग से वीडियो आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ से ध्यान से देख लेंगे, तो ये जो आपके पास है पहला क्वेश्चन है यहाँ पे बायोलॉजी का, मानव में वृषण के क्या कार्य होते हैं। ठीक है ना, मानव में वृषण के क्या कार्य होते हैं। तो इसका आंसर आपको कितना लिखना है, इतना लिखना है। 2 नंबर के लिए आपको बस लिखना है यहाँ पे कि मानव में वृषण के निम्न कार्य होते हैं। मतलब 2 कार्य होते हैं, तो 2 मतलब कार्य कितने सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे 2 नंबर के लिए 2 कार्य हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो मानव में वृषण के यहाँ पे क्या क्या कार्य हैं दोस्तों। मेन काम इसका क्या है, शुक्राणु का निर्माण करना। ठीक है ना, शुक्राणु एक क्या करता है, निर्माण करता है, स्पर्म को ये निर्माण करता है। दूसरा क्या है यहाँ पे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करता है। मतलब इससे वृषण से क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है निकलता है। ठीक है ना, और इसका निकलना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो 2 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आप यहाँ पे देखेंगे हम लोग। अगला सवाल यहाँ पे देखिए आपके पास, सौर सेल किसे कहते हैं। ठीक है ना, अगला सवाल यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, सौर सेल किसे कहते हैं। ठीक है, सौर सेल किसे कहते हैं। तो उसका आप आंसर यहाँ पे देखिएगा, उसका आंसर आप स्क्रीन में देखेंगे, मोबाइल स्क्रीन में। सौर सेल का परिभाषा आपको लिखना है, यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना, सौर सेल एक यंत्र है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ये क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा, बदल देगा। ठीक है ना, तो सौर सेल जो होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि धातुओं से बना हुआ होता है। ये सवाल दोस्तों काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, सिलिकॉन, एक धातु का नाम क्या है सिलिकॉन, और दूसरे धातु का नाम क्या है जर्मेनियम। तो सौर सेल जो होता है ये सिलिकॉन या जर्मेनियम जैसे धातुओं से मिलकर बनता है। तो ये भी आपका 2 नंबर का सवाल हो गया। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद यहाँ पे आप अगला सवाल देखेंगे, आपके पास सवाल नंबर यहाँ पे 3 देखिए कि जैव भू रसायन, ठीक है ना। तीसरा सवाल आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पढ़ लीजिए। तीसरा सवाल क्या है यहाँ पे कि जैव भू रसायन किसे कहते हैं, ठीक है ना। जैव भू रसायन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए आपको कितना लिखना है, जितना यहाँ पे मैंने लिखकर बताया हुआ है आपको उसी तरीका से एकदम फॉलो करना है, आपको पूरा नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देखिए आंसर आपके पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है जैव भू रसायन चक्र का, ठीक है ना। तो आप ध्यान से इसको देख लेंगे, यहाँ पे आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए आप कि भूमि में पाए जाने वाले रसायन है ना, रसायन यानी कि केमिकल्स, ठीक है। रसायन का मतलब क्या होता है दोस्तों, केमिकल्स। भूमि में पाए जाने वाले जो रसायन है वो अवशोषित होकर पौधे में पहुंचते हैं। अवशोषित मतलब उसमें सोख लिया जाएगा, ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। तो अवशोषित होकर कहाँ पे पहुंचते हैं, पौधे में पहुंचते हैं। उनसे तरह तरह के यौगिक का संश्लेषण होता है, मतलब निर्माण होता है, ठीक है ना, जिन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, जैव रसायन बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, जैव रसायन बोलेंगे। और ये रसायन जो होते हैं ना वो आहार श्रृंखला के माध्यम से, इसको हम लोग फूड चेन कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है ना। आहार श्रृंखला के माध्यम से चक्रीय पथ में भ्रमण करते रहते हैं, घूमते टहलते फिरते रहते हैं एवं जीवों की मृत्यु के बाद जब अपघटन द्वारा, अपघटन का मतलब क्या होता है, टूटना, ठीक है ना। जीवों का मृत्यु के बाद अपघटन होता है मतलब टूटता है। तो जैव अपघटन के द्वारा, प्रक्रम द्वारा पुनः मतलब दोबारा से भूमि में पहुंच जाते हैं। अब इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैव भू रसायन चक्र के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उदाहरण के तौर पे आप देखिए आपके पास क्या है, जल चक्र है, ठीक है ना। और दूसरा आपके पास क्या है यहाँ पे, नाइट्रोजन चक्र है, ठीक है। और तीसरा आपके पास क्या है यहाँ पे, आहार चक्र है, ठीक है ना। ऐसा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका हो गया तीसरा सवाल। आगे हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर आप यहाँ पे 4 देख लीजिए। सवाल नंबर 4 आपके पास क्या है यहाँ पे कि खादिन क्या है और यह पर्यावरण से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि खादिन क्या है, ठीक है, और यह पर्यावरण संरक्षण से किस प्रकार संबंधित है। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि खादिन आखिर है क्या, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए खादिन का जो डेफिनेशन है, खादिन है क्या, वो हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए आप खादिन का यहाँ पे आंसर क्या है वो देख लीजिए सबसे पहले, ठीक है, कि भारत के राजस्थान राज्य में, भारत में एक राज्य है राजस्थान, है ना। तो भारत के राजस्थान राज्य में कृषि उपयोग हेतु मतलब कृषि खेती बाड़ी से संबंधित एक प्रचलित पारंपरिक विधि है जो कि जल संरक्षण करता है। तो एक पारंपरिक है, ट्रेडिशनल मेथड है जल संरक्षण करने का, यानी कि वाटर कंजर्वेशन करने का। उस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, खादिन के नाम से जानते हैं। और एक लंबी बांध संरचना है, यह क्या है, एक तरह का लंबी बांध संरचना है जिसका निर्माण ढालू कृषि क्षेत्र के आर पार किया जाता है। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, खादिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, खादिन बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ आप देख लीजिए उसी में सवाल यहाँ पे दिया गया है कि यह पर्यावरण जो खादिन है पर्यावरण संरक्षण से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है ना, किस प्रकार उससे संबंधित है, इसका आंसर हम लोग को यहाँ पे देना है, ठीक है। तो हम लोग उसी का दूसरा पार्ट हम लोग यहाँ पे आंसर देंगे। तो उसका आंसर यहाँ पे देख लीजिए आप, आपके सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो दूसरा का आंसर यहाँ पे आप देख लीजिए, दूसरा का आंसर यहाँ पे देख लीजिए आप कि खादिन से पर्यावरण संरक्षण के निम्नलिखित संबंध हैं। क्या संबंध है, निम्नलिखित संबंध हैं, ठीक है ना। तो हम लोग सारे संबंध यहाँ पे देखेंगे। पहला संबंध आपके पास क्या है यहाँ पे, भूमिगत, भूमि से, ठीक है ना, भूमिगत जल स्तर को ऊंचा उठाना। पहला तरीका इसका, पहला जो संबंध क्या है कि जो भूमिगत जल का स्तर है, जल का वाटर का जो लेवल है उसको ऊपर उठाना, इसका पहला काम है। और दूसरा संबंध यहाँ पे क्या है दोस्तों, सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ठीक है ना, कि जल सही मात्रा में उपलब्ध हो रहा है नहीं हो रहा है उसको हम लोग यहाँ पे सुनिश्चित करेंगे, तय करेंगे। और तीसरा है यहाँ पे कि वर्षा के जल का संरक्षण करना, जो बारिश होती है ना दोस्तों उसका जो जल होता है, जो पानी होता है उसको हम लोग कंजर्व करते हैं, स्टोर करते हैं, संरक्षित रखते हैं। बात समझ में आ गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल आप यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए। तो अगला सवाल आपके पास यहाँ पे क्या है, ऋतुस्राव किसे कहते हैं, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे 5 नंबर आपके पास जो सवाल है कि ऋतुस्राव किसे कहते हैं, ये आपका विज्ञान का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया दोस्तों। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज, और सारे 2-2 नंबर वाले सवाल हैं जो झारखंड बोर्ड में या किसी भी बोर्ड के लिए आप देख सकते हैं। हिंदी मीडियम का अगर स्टूडेंट्स हैं तो ये साइंस का ही सवाल है, एनसीईआरटी से ही लिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, खासकर झारखंड बिहार बोर्ड में तो इंपॉर्टेंट है ही। अब यहाँ पे देख लीजिए आपके पास ऋतुस्राव का आंसर हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो ऋतुस्राव का आंसर आप यहाँ पे देख लीजिएगा
कि निषेचन न होने की स्थिति में, है ना, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, निषेचन न होने की स्थिति में गर्भाशय की आंतरिक मोटी भित्ति रक्त वाहिनियों के साथ टूटकर रक्तस्राव एवं म्यूकस के रूप में योनि मार्ग से, योनि मार्ग मतलब क्या हो गया, वजाइना, ठीक है ना, योनि मार्ग से जो है यहाँ पे आपका ये बाहर निकलने लगेगा, है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऋतुस्राव के नाम से जानते हैं, जो कि रजोधर्म भी कहलाता है। इसको हम लोग ऋतुस्राव कहेंगे, इसको हम लोग रजोधर्म भी कहते हैं। इसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसी को हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे दोस्तों, मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानेंगे, जो वीमेन में जो होता है, गर्ल्स में हर मंथ ये आपका होता है, ठीक है दोस्तों। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रजोधर्म बोलेंगे, यानी कि ऋतुस्राव बोलेंगे। ऋतुस्राव क्या होता है, 2 नंबर के लिए आपका सवाल हो गया। तो उसका आंसर आपको इतना लिखना है कि निषेचन न होने की स्थिति में गर्भाशय की आंतरिक मोटी भित्ति रक्तवाहिनियों के साथ टूटकर रक्तस्राव एवं म्यूकस के रूप में योनि मार्ग से बाहर आती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऋतुस्राव कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे 5 नंबर सवाल भी समझ में आ गया होगा। और ये मैं यहाँ पे इसलिए नोट्स शेयर कर रहा हूँ आपके लिए कि आपको अंदाजा हो सके कितना सवाल आपसे पूछेगा 2 नंबर में, तो उसका आंसर कितना आप लिखेंगे कि नंबर नहीं कटेगा। और ये हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग सवाल नंबर 6 यहाँ पे देख लेते हैं। तो सवाल नंबर आप 6 यहाँ पे देख लीजिए कि सौर सेल में प्रयुक्त किन्हीं 2 तत्वों के नाम बताना है। तो इसका तो मैंने अभी बताया था दोस्तों, इसका भी मैंने बताया हुआ था यहाँ पे कि जर्मेनियम और सिलिकॉन होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, उसका भी आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 6 नंबर का कि सौर सेल में प्रयुक्त होने वाले तत्व क्या है, सिलिकॉन भी है और एक क्या है, जर्मेनियम भी। आपको 2 नाम बता देना है, 2 नंबर आपको मिल गया, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग 7 नंबर सवाल में यहाँ पे आते हैं। 7 नंबर सवाल आप यहाँ पे देखेंगे। तो 7वें सवाल को आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे टोटल यहाँ पे जो आपको 11 नंबर तक क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा। तो 7वें क्वेश्चन में आपके पास जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि प्रत्येक पारी तंत्र एक गत्यात्मक तंत्र होता है। कैसे, आपको यहाँ पे ना चर्चा करना है, एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है ना। आपको बताना है कि जो प्रत्येक पारी तंत्र होते हैं वो गत्यात्मक होते हैं, वो गत्यात्मक तंत्र होते हैं। कैसे होते हैं आपको ये बताना है। तो ये जो सवाल आपका आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, वो आपका 2 नंबर का सवाल रहेगा। तो 2 नंबर के लिए इसका सही आंसर क्या होगा, कितना आपको लिखना है, वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि जितना मैं लिख रहा हूँ उतना आपको बस फॉलो करना है, ठीक है ना। आप ज्यादा दिमाग नहीं भी लगाएंगे यहाँ पे। दिमाग लगाने वाला काम आप कहाँ पे कीजिएगा, जहां मैथमेटिक्स कैलकुलेशन होगा वहां पे करेंगे, और जहां पे सिंपली मैं आपको फॉलो करने बोलता हूँ वहां पे आप उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना। उतना से आपको बढ़िया मार्क्स मिलेगा, मार्क्स कटने का एकदम कोई चांस ही नहीं बनता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आपसे जब ये सवाल पूछा जाएगा कि इसको हम लोग गत्यात्मक तंत्र क्यों कहते हैं, ठीक है ना, गत्यात्मक तंत्र क्यों कहते हैं, तो आपको यहाँ पे आंसर क्या लिखना होगा कि एक किसी पारी तंत्र में सजीव परस्पर अनोन्य क्रिया करते हैं अथवा अजैव कारकों से प्रभावित होते हैं, ठीक है ना। अजैव कारक कहने का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई भी जीवन, कोई भी जान प्राण नहीं होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अजैव कारक बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इससे क्या होगा, प्रभावित होगा। और आहार श्रृंखला के प्रथम पोषीय स्तर पर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। पेड़ पौधे कैसे भोजन तैयार करेंगे, प्रकाश संश्लेषण के क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं और शाकाहारी वनस्पति खाकर ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। जबकि जो शाकाहारी वनस्पति होते हैं अपना ऊर्जा कहां से प्राप्त करते हैं, भोजन वनस्पति खाकर, पेड़ पौधे वगैरह खाकर, ठीक है ना। और इसी प्रकार से जो मांसाहारी होते हैं मांस खाकर, है ना, मांसाहारी जो होते हैं मांस खाकर, है ना। और इनकी मृत्यु के बाद अपमार्जक जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक, है ना, सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं जो मिट्टी द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अवशोषित मतलब क्या होता है, सोख लिए जाते हैं, खींच लिए जाते हैं, ठीक है ना। और पुनः मिट्टी से यह पदार्थ पौधों में चले जाते हैं और इस प्रकार प्रत्येक पारितंत्र एक गत्यात्मक तंत्र होता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ये 2 नंबर का सवाल जब से पूछा जाएगा पारितंत्र वाला, तो आपको इतना जवाब को लिखना होगा। बात समझ में गए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे यहाँ पे सवाल में बढ़ेंगे और आपको यहाँ पे सवाल नंबर यहाँ पे मोबाइल का स्क्रीन में देख लीजिए कि सवाल नंबर आपके पास जो दिया गया है 11 नंबर में, है ना। 11 नंबर सवाल आप यहाँ पे देख लीजिए, सॉरी 11 नहीं, अभी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे 8 नंबर देखेंगे, ठीक है ना। 8 नंबर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो 8 नंबर का सवाल आपके पास क्या है दोस्तों कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, उदाहरण दीजिए, ठीक है ना। प्राकृतिक संसाधन क्या है उसका हमें क्या देना है, यहाँ पे उदाहरण देना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सवाल नंबर हम लोग आ जाते हैं 8 की तरफ। 8वें सवाल आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो 8वें सवाल आप यहाँ पे देख लीजिए कि प्राकृतिक संसाधन क्या है।
तो प्रकृति में उपलब्ध साधन जिनका उपयोग मनुष्य अपने जीवन और विकास के लिए, देखिए किसके लिए, जीवन और विकास के लिए करता है, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब जिन संसाधन को हम लोग खुद नहीं बनाते हैं। अब देखिए, आप यहाँ बात करेंगे बिल्डिंग का, बात करेंगे घर का, बात करेंगे है ना, रोड का बात करेंगे, तो ये सारे के सारे ना कृत्रिम संसाधन हो गए, मेन मेड हो गया, आर्टिफिशियल हो गया। ठीक है ना, जिसको यहाँ पे इंसान द्वारा बनाया जाता है, वो नेचर के द्वारा, भगवान के द्वारा बनाया नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो जो भगवान के द्वारा यानी प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है, तो प्रकृति द्वारा उपलब्ध जितने भी साधन होते हैं दोस्तों, जिनका उपयोग इंसान क्यों करता है, जीवन और विकास के लिए करता है, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे, यानी कि नेचुरल रिसोर्स बोलेंगे। प्राकृतिक संसाधन का मतलब क्या हो गया दोस्तों, नेचुरल रिसोर्स हो गया। ठीक है ना, चलिए इसका उदाहरण देख लीजिए, जल, वायु, मिट्टी, पेड़ पौधे, खनिज, ये सारे के सारे क्या है आपका, ये सारे के सारे प्राकृतिक संसाधन है। इनमें से कोई भी ऐसा संसाधन नहीं है जिसका जो है मतलब मानव ने बनाया हुआ होगा। ठीक है ना, सारे किसने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है, भगवान का दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करता हूं कि यहां तक बातें आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए हम लोग सवाल नंबर 9 की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर आप 9 यहाँ पे देख लीजिए। सवाल नंबर 9 आपके पास क्या है कि जल संरक्षण की किन्हीं 3 पारंपरिक विधियों का उल्लेख करें। ठीक है दोस्तों, जल संरक्षण की किन्हीं 3 पारंपरिक विधियों का हमें क्या करना, उल्लेख करना, उनके बारे में बताना है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। जल संरक्षण की 3 विधियां यहाँ पे क्या क्या है दोस्तों, तो जल संरक्षण की जो 3 विधियां यहाँ पे हैं, उसमें पहला विधि आपका चेक डैम बनवाना। ठीक है ना, पहला विधि क्या है, चेक डैम बनवाने, पारंपरिक विधियां हो गई। ठीक है ना, ट्रेडिशनल मेथड हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा आपके पास है खादिन, जो कि मैंने अभी बताया हुआ था कि राजस्थान में इस तरह का पारंपरिक विधि का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो खादिन, कुल्हा या पोखरा, पोखरा हम लोग जानते हैं गड्ढा वगैरह खोद देना, तो पोखरा का इस्तेमाल करना है आपको। तीसरा क्या है कि वर्षा के जल को एकत्रित करना, इसको हम लोग जल छाजन कहते हैं। झारखंड सरकार द्वारा एक नियम लाया गया था, उसमें कि सिंचाई से संबंधित योजना था। ठीक है ना, एक नियम लाया गया था, उसको हम लोग जल छाजन के नाम से जानते थे। तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे क्या, जल का जो पानी होगा, वर्षा का जो पानी होगा, उसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, संग्रहित करते हैं, मैंने इकट्ठा करते हैं, ताकि अगर बारिश का अभाव हो जाए तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, अपने जरूरत के हिसाब से उसको हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जल संरक्षण का 3 पारंपरिक विधियां आपको समझ में यहाँ पे आ चुका होगा। ठीक है ना, चलिए अब देखिए हम लोग सवाल नंबर यहाँ पे बढ़ते हैं, उसके आगे वाले सवाल में कि बीजाणु जनन है ना, बीजाणु जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है, यानी बीजाणु जनन से, जनन के अलग अलग प्रकार होते हैं, हम सबको पता है यहाँ पे। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो बीजाणु जनन है उससे हमें किस प्रकार से है ना, जीव को, हमें मतलब जीव को किस प्रकार से फायदा होता है, लाभ होता है। ठीक है ना, हमें ये पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। हम लोग 10 नंबर सवाल का आंसर में हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। ठीक है ना, और एक एक करके आप यहाँ पे ध्यान से देखते चलेंगे, आपको एक एक बात यहाँ पे समझ में आ जाएगा, और आपको बोर्ड एग्जाम में कितना लिखना है ये भी बातें आपको समझ में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं बीजाणु जनन वाला हम लोग आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि बीजाणु जनन, ये देखिए आपका काटा हुआ है, इसको नहीं देखना है। ठीक है ना, बीजाणु जनन एकल जीवों में, एकल जीवों कहने का मतलब क्या होता है, एक कोशिक जीवों कह सकते हैं ना, यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो एक एकल जीवों में काफी अधिक पाई जाने वाली अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि यहाँ पे नर एवं मादा दोनों का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना, किसी एक से भी काम हो जाएगा। और लैंगिक जनन जो होता है उसमें नर और मादा दोनों का जरूरत पड़ता है, और दोनों मिलकर आपस में निषेचन संलयन विधि करेंगे, जनन करेंगे, प्रजनन करेंगे। ठीक है ना, ताकि आगे वंश उनका बढ़ता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो बात करें, अलैंगिक जनन है ये, और इस विधि में एक साथ कई जीवाणु विकसित होते हैं जो बीजाणु हानि के फटने पर दूर दूर तक उड़कर चले जाते हैं। ठीक है ना, और वहां पर वे पुनः अनेक जीवों को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार इन जीवों की आबादी अचानक बढ़ती है ना, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 18, 18 से 20, 22, 24, 60, मतलब दुगना तिगुना बहुत ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे में कुछ जीवाणुओं के नष्ट हो जाने पर भी स्पीशीज का अस्तित्व बना रहता है। अस्तित्व कहने का मतलब क्या है, स्पीशीज जल्दी खत्म नहीं होने वाले हैं।
ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे हमारा इंसानों का जो जनन होता है वहां पे जैसे मान लीजिए कि एक तरफ से मान लीजिए 100 आदमी डेथ कर रहा है ना, 100 आदमी मर रहा है और 10 आदमी पैदा हो रहा है, तो ऐसे क्या होगा ना कि धीरे धीरे जो जनसंख्या कम हो जाएगा। लेकिन आदमी 10 को मर रहा है और 500 पैदा हो रहा है तो जनसंख्या बहुत बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना, इस तरीका से होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अस्तित्व जो है यहाँ पे उसकी स्थिति में बना रह जाएगा और जितने लोग मरेंगे उतने लोग पैदा हुए रहेंगे तो संतुलित रहेगा। ठीक है ना, बैलेंस बना हुआ रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इनमें जो जीव होते हैं ना, जीवाणु जो होते हैं, वो कितना भी नष्ट होगा ना तो उनका अस्तित्व हमेशा बना रहेगा। स्पीसीज का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रजाति। स्पीसीज का मतलब क्या होता है हिंदी में, प्रजाति। यानी उनका प्रजाति कभी खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे जो 10 नंबर सवाल समझ में आ चुका होगा। आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 11वें नंबर सवाल की तरफ। तो 11 नंबर सवाल आपके पास क्या है दोस्तों, मोबाइल स्क्रीन में यहाँ पे देख लीजिए कि पारित तंत्र में 11 नंबर सवाल क्या है कि पारित तंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है ना, पारित तंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर यहाँ पे डिस्कस करते हैं और ये वीडियो का पहला पार्ट है। सारे पार्ट एक एक करके आपको अपलोड हो जाएगा दोस्तों। आपको यहाँ पे थोड़ा सा धीरज रखना होगा। वीडियो में काफी लंबा वीडियो मैं यहाँ पे नहीं बनाता हूँ, मैं 20-25 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, है ना, इससे ज्यादा वीडियो में बनाने का कोशिश नहीं करता हूँ। ठीक है ना, तो एक एक करके पार्ट देखेंगे। आप अगर 11 नंबर क्वेश्चन तक का यहाँ पे आंसर देखेंगे तो 12वां का आंसर 12 से लेकर बाकी जो सवाल का आंसर मिलेगा आपको वीडियो का दूसरे पार्ट में मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, बस आपको वीडियो से जुड़े रहना है और पार्ट करके एक एक चीज आपको देखना है, क्योंकि जो मैं बातें यहाँ पे बताने वाला हूँ काफी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि एग्जाम से पहले आपको बताया नहीं गया क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, कितना लिखना है। आपको इस बात का टेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आज का आखिरी सवाल यानी 11वां सवाल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे इनकी भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। तो अपमार्जक क्या करता है, अपमार्जक पर्यावरण में पदार्थों के चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है ना, पदार्थों के चक्रण में, चक्र लगाने में क्या करता है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यदि अपमार्जक न हो तो पृथ्वी पर अपशिष्टों का ढेर लग जाएगा। ठीक है ना, पृथ्वी पर क्या होगा, अपशिष्ट का मतलब क्या होता है, कचरा, है ना, अपशिष्ट का मतलब क्या होता है, कचरा। कचरा का क्या हो जाएगा, ढेर लग जाएगा, है ना, पहाड़ बन जाएगा और सभी जैव भू रसायन चक्र बाधित हो जाएंगे, चक्र का रुकावट आ जाएगा तथा पर्यावरण पर प्राकृतिक संतुलन जो है स्थायी रूप से समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि आपको 11 के 11 सवाल समझ में आ चुका होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 11 नंबर तक सवाल उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और लास्ट में मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं हिंदी मीडियम के लिए बोर्ड एग्जाम से संबंधित वीडियो अपलोड करते रहूंगा। और चैनल का जो हैंडल है दोस्तों उसका नाम है @DK Singh 2022, क्योंकि मैंने 2022 में चैनल शुरू किया, पिछले 1-1.5 महीना हुआ होगा। तो आपको हैंडल यहाँ पे क्या है, @DK Singh 2022 टाइप करेंगे, मेरा वीडियो ऑटोमेटिक वहां पे मिलेगा, मेरा चैनल मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और नहीं अगर पसंद आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं कि हर चीज हर किसी को पसंद ही आ जाए। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर इस प्रकार के आपको वीडियो चाहिए जो बोर्ड एग्जाम से संबंधित है तो फिलहाल मैं हिंदी मीडियम से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम में अपलोड करूंगा। जैसे जैसे समय मिलता जाएगा मैं अपलोड करते चला जाऊंगा हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे फिनिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, और 12 नंबर से लेकर इस वीडियो का दूसरे पार्ट में, इसका लिंक भी मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वहां से आप 12वें सवाल को आप आसानी से देख सकते हैं। 12, 13, 14 में इसका अपलोड दूसरा पार्ट भी कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है ना, बाकी आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको किस सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो चाहिए होगा। बाकी तो वीडियो आपको लगातार यहाँ पे मिलते ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।